हेलो बच्चे लोग, कैसा है सब लोग? सब बढ़िया? सीयूईटी की तैयारी फटाफट चल रही है जोर शोर से। इसी कड़ी में लेके आया हूँ मैं तुम्हारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो सीयूईटी में मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाएंगे। तो जरूर ध्यान से इसको पढ़ना और इसको याद करने की कोशिश करना, ठीक है? बोर्ड पे क्वेश्चन देखो, सीयूईटी 2023, सीयूईटी 2023 समझ गए कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है और इसके आंसर्स भी तुमको बताने होंगे, इसके आंसर्स बताने होंगे भाई साहब, ठीक है? जैसे एन इंडिविजुअल हु स्टार्ट्स क्रिएट्स एंड मैनेजेस अ न्यू बिजनेस कैन बी कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम्हारा आंसर होगा एन इंडिविजुअल हु स्टार्ट्स क्रिएट्स एंड मैनेजेस अ न्यू बिजनेस कैन बी कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। सीधा आंसर है, ठीक। दूसरा देखो, द एंटरप्रेन्योर वाज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल प्रोवाइडर। द एंटरप्रेन्योर वाज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल प्रोवाइडर इन मिडिल एज, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 19th एंड 20th सेंचुरी। इस टाइम में एंटरप्रेन्योर को कैपिटल प्रोवाइडर से अलग किया गया। किस दौर में? किस दौर में एंटरप्रेन्योर को कैपिटल प्रोवाइडर से अलग कर दिया गया? और वो दौर था 18th सेंचुरी। यानी तुम्हारा आंसर क्या होगा? विकल्प तुम्हारा क्या होगा? बी होगा। तुम विकल्प बी को चुनोगे। तीसरे प्रश्न की तरफ ध्यान दो। तीसरा प्रश्न कहता है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंटेक्स्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। यानी ये जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? एंटरप्रेन्योरशिप को बेस्ट डिस्क्राइब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करता है? बेस्ट की बात हो रही है। वैसे तो एंटरप्रेन्योरशिप टेक्स प्लेस इन ए स्मॉल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप टेक्स प्लेस इन लार्ज बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप टेक्स प्लेस इन वाइड वैरायटी ऑफ कंटेक्स्ट, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, एंटरप्रेन्योरशिप टेक्स प्लेस इन सोशल एंटरप्राइजेस। तो सबसे जो इसमें मुफीद क्वेश्चन है, यानी कि सबसे जो मुफीद उत्तर है, मुफीद का मतलब होता है सबसे जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है, वो है तुम्हारा सी। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप टेक्स प्लेस इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कंटेक्स्ट। आप इसको इस तरीके से देखेंगे, आप आसानी से आंसर चूज कर सकते हैं इसके। इनोवेशन कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज। इनोवेशन इसमें से किस तरीके से इनोवेशन का बेस्ट डेफिनेशन होगा? इनमें से किस तरीके से? जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया, इवोल्यूशन ऑफ न्यू आइडिया, अपोजिट ऑफ क्रिएटिविटी, द सक्सेसफुल एक्सप्लोटेशन ऑफ न्यू आइडियाज। यस, ये आंसर आपका सबसे करेक्ट होगा। वैसे इससे मिलता जुलता ए भी है, जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया, बट इट्स नॉट अबाउट जनरेशन, इट्स अबाउट सक्सेसफुल एक्सप्लोइटेशन ऑफ न्यू आइडियाज। दैट इज व्हाट कॉल्ड इनोवेशन। नए आइडिया को सक्सेसफुली जो एक्सप्लॉइट करता है, जो यूज़ करता है, जो इस्तेमाल करता है, जो उस पर कुछ बड़ी इमारत खड़ी कर लेता है, हम उसको बोलते हैं इनोवेशन। अगला सवाल है द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज। अगर मैं 5वें प्रश्न की तरफ देखूं तो ये है द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू इमेजिन अ बिजनेस आइडिया, टू स्टडी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, टू सेट अप एंटरप्राइजेस, ऑल ऑफ दीज। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो एंटरप्रेन्योर में सारी चीज़ें आती हैं। बिजनेस आइडिया भी इमेजिन करता है, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी करता है, एंटरप्राइज सेटअप करता है। तो एंटरप्रेन्योर ये सारे के सारे काम करता है। इसलिए तुम्हारा जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है? छठा क्वेश्चन देखो, द टर्म एंटरप्रेन्योर वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय आयरिश फ्रेंच इकोनॉमिस्ट। बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही प्रश्न है। आयरिश फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ने सबसे पहले टर्म एंटरप्रेन्योर को क्वाइन किया था, टर्म एंटरप्रेन्योर को क्वाइन किया था। और उसमें से नाम किसका है? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखने वाली बात है, रिचर्ड कैंटिलन, ठीक है? अच्छा, 7वें प्रश्न की तरफ देखो, व्हाट कुड प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विद द मोटिवेशन टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस वेंचर। क्या चीज़ ऐसी है जो तुमको मोटिवेट करती है, किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करती है कि तुम नया बिजनेस जो है वेंचर स्टार्ट करो? तो इसमें आपको जो ऑप्शन है वो है द फाइनेंशियल रिवार्ड्स, डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट, रिस्क। देखिए भाई, जब तुम इसके ट्रेड्स को देखोगे ना, एंटरप्रेन्योर के ट्रेड्स को देखोगे तो ये सारे आते हैं, इसलिए तुम कहोगे ऑल ऑफ दीज। तुम्हारा उत्तर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे सवाल क्या पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। इनमें से कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग मिसकंसेप्शन नहीं है, यानी कि भ्रम नहीं है ना। कौन सा ऐसा है जो भ्रम नहीं है, मिसकॉन्सेप्शन नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। एंटरप्रेन्योरशिप इज इजी, ये एक प्रकार का भ्रम है। आपको पूछना मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, इनमें से कौन सा मिसकंसेप्शन नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज इजी नहीं भैया, ये डिफिकल्ट होता। ओनली अ ग्रेट आइडिया इज रिक्वायर्ड फॉर नाउ। एंटरप्रेन्योरशिप इज अवेलेबल ओनली इन स्मॉल बिजनेस। भाई ये भी देख चुके हो कि ये पूरी की पूरी बात सत्य नहीं है, अर्ध सत्य बात है। तो सत्य बात क्या है यहाँ पे, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर वेंचर्स आर डिफरेंट। यू नो ये मिथ नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉग्नाइज्ड डिसएडवांटेज ऑफ सेटिंग अप एज अ स्टार्टअप एज कंपेयर्ड विद अदर रूट्स टू मार्केट एंट्री। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आंसर तो वही हो जाता है जहां हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ते होते हैं। अगर हमने प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ा, हम समझेंगे नहीं, तो हम इसके ऑप्शंस को सही से टिक नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है प्रश्न को ठीक से पढ़ना। दोबारा पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉग्नाइज्ड डिसएडवांटेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉग्नाइज्ड डिसएडवांटेज ऑफ सेटिंग अप एज ए स्टार्टअप एज कंपेयर्ड विद अदर रूट्स टू मार्केट एंट्री। तो इनमें से कौन सा एक रिकॉग्नाइज्ड डिसएडवांटेज है, यानी जाना पहचाना डिसएडवांटेज है, जाना पहचाना इसका लिमिटेशन है कि स्टार्टअप अगर सेटअप करते हो और फिर उस हिसाब से तुम बिजनेस में एंट्री कर रहे हो, इसके अलावा दूसरे रूट्स हैं मार्केट में एंट्री करने के। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है सेटिंग अप एज ए स्टार्टअप। तो सबसे बड़ा है कि स्टार्टअप के तौर पे अगर आप सेटअप करते हो तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में आपको फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। यानी स्टार्ट करते हो, कुछ दिनों के बाद तुमको लगता है कि यार ये तो फिजिबल नहीं है, और तुम इस बिजनेस वेंचर को बंद कर देते हो, स्टार्टअप को बंद कर देते हो। कई सारी परेशानियाँ होती हैं, तुम बंद कर देते हो। तो इसलिए हाई फेलियर रेट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉग्नाइज्ड डिसएडवांटेज ऑफ सेटिंग अप एज ए स्टार्टअप एज कंपेयर्ड विद अदर रूट्स टू मार्केट एंट्री। मार्केट में एंट्री करने के और सारे रूट्स भी हैं और स्टार्टअप भी है। तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज वाली चीज़ है स्टार्टअप के बारे में, ठीक है। तो हाई फेलियर रेट। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर्स द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ नंबर ऑफ, अब क्या रखना है यहाँ पर एक तरीके से फिलअप समझ लो है, एक तरीके से फिलअप्स है। तो तुमको इसमें से चूज करना है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल, अब ये इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन तुमको पता होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन ये पता नहीं है, तुम आंसर नहीं कर पाओगे, तुम गलत आंसर ही करोगे। सो टू प्रोवाइड फाइनेंस, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि अभी जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो बनाया है ना, इस वीडियो में इस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चैप्टर को डिस्कस किया है मैंने, वहाँ से आप उसको अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे, उसको अच्छे से आप देख लेंगे, तो ये आंसर आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। सो टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर्स द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ नंबर ऑफ, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर्स द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स, नो। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, नो। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, नो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सरकार ने सेटअप किए हैं जो आसानी से आपको लोन प्रोवाइड कराएगा। EDPS कोर्स कंटेन्स द कंटेंट ऑफ, जो EDPS कोर्स है ना, एंटरप्राइज डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें कंटेन्स द कंटेंट ऑफ, इसमें क्या कंटेंट है, इसमें क्या पढ़ना क्या है, इसमें सीखना क्या है। तो जनरल इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योर, बिल्कुल सही बात है। मोटिवेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। मैनेजरियल स्किल, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑल ऑफ दीज। आप आंसर चूज करेंगे। EDPS कोर्स कंटेन्स द कंटेंट ऑफ ऑल दिस, ऑल दिस। यह एक ब्लैंक है, इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग स्पेशली फॉर फंडिंग हाई टेक्नोलॉजी, हाई रिस्क एंड परसीव्ड हाई रिवार्ड प्रोजेक्ट्स। तो ये कौन सा फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग है, कौन सा इनमें से कौन सा फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग है, कैसे प्रोजेक्ट को फंड करने का, जिसमें टेक्नोलॉजी हाई है, हाई रिस्क है और हाई रिवार्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है, इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग स्पेशली फॉर फंडिंग ऐसे बिजनेस प्रोग्राम या ऐसे बिजनेस प्रोजेक्ट्स जिसमें जहाँ पर टेक्नोलॉजी हाई हो, हाई रिस्क हो और हाई रिवार्ड प्रोजेक्ट्स हो। इसको फंड करने का कौन सा तरीका है, कौन सा तरीका इसको फंड करने का है, इनमें से कौन सा तरीका इनमें फंड करने का है। तो ए हो जाता है तुम्हारा वेंचर कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल नहीं, करेंट कैपिटल नहीं, सीड कैपिटल नहीं, वेंचर कैपिटल। क्यों हमने चूज़ किया, क्योंकि वेंचर का मतलब होता है रिस्क लेना। तो वो लोग जो रिस्क लेने में माहिर होते हैं, जो रिस्क का एपेटाइट जिनका बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग ऐसे
प्रोजेक्ट्स में फंड करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट को पैसे लगाते हैं इनमें। What implies the availability or otherwise of plant and machinery and technical know-how to produce the product, यानी प्लांट और मशीनरी, टेक्निकल नो हाउ, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या ज़रूरी है, किस चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकली फिजिबल हो ये प्रोजेक्ट जो है वो टेक्निकली फिजिबल हो। 14वां सवाल को देखते हुए, विच ऑफ द बिलो आइटम्स डज नॉट फॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर्म नहीं करता। देखो सर, ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, पेटेंट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। आपका आंसर होएगा 14 का सी, दैट इज टेंजिबल एसेट्स। फाइन, 15 पे आ जाइए, 15 के डी में आ जाइए, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोवाइड्स, जो एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो क्या प्रोवाइड करता है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल सही बात है, एजुकेशन ट्रेनिंग सही बात है, स्किल इंक्रीमेंट ये भी सही बात है, तो सारी की सारी चीज़ें, यानी कि डी आपका ऑप्शन होगा। अब आप 16 की तरफ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकंसिस्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के लिए इनमें से कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल नहीं होता, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो एंटरप्रेन्योर में से कौन सा इस्तेमाल नहीं होता, कौन सा वर्ड, कौन सा सेंटेंस जो है वो इनकंसिस्टेंट है, एंटरप्रेन्योर के लिए ये नहीं है, एंटरप्रेन्योर के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता। तो ही इज़ ओनर ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल सही बात है, वो तो ओनर ऑफ द बिजनेस होता है। बी में आप देखेंगे तो ही इज़ रिस्क टेकर, ये भी होता है। ही सर्चेज आउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सर सब होता है, सी को छोड़ के सब होता है, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट कौन हो गया इसमें से, सी हो गया इनकंसिस्टेंट। फिर अगर आप दूसरे देखिए 17 को देखें, तो 17 में आप देखेंगे एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट इज द की टू अचीव ऑल अराउंड। ऑल अराउंड क्या, जो एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट है वो की है, चाबी है ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। तो 17 के उत्तर को अगर आप ढूंढेंगे, जब मैं बात करूंगा ऑल राउंड डेवलपमेंट की, तो ऑल राउंड की क्या बात, ऑल राउंड मतलब क्या, ऑल राउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, ऑल अराउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट, अगर एंटरप्रेन्योरल जो एबिलिटी है वो डेवलप होती है, तो एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी के डेवलप होने का मतलब है कि इकोनॉमी आपकी डेवलप होएगी, ठीक है सर। उसके बाद प्रश्न आता है, एन एंटरप्रेन्योर इज, क्या वो पैदा होता है, क्या वो बनाया जाता है, क्या होता है, क्या वो बनाया जाता है, क्या वो पैदा होता है, क्या दोनों होता है, या इनमें से कुछ भी नहीं होता। सर ये दोनों होते हैं, एंटरप्रेन्योर कई लोग पैदा ही होते हैं और कई लोग स्किल डेवलप करके बनाए जाते हैं। सर सवाल ये है 19वां कि हाउ लॉन्ग फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन विल एन एंटिटी बी कॉल्ड एज स्टार्टअप इन इंडिया। तो भारत में कितने सालों तक, स्टार्ट होने के कितने सालों तक उसको हम स्टार्टअप बोलेंगे, तो सर इसका उत्तर है ए, अप टू 5 ईयर्स। तो अपने स्टार्टिंग डेट से लेकर के 5 साल तक अगर वो है तो वो हमारा स्टार्टअप कहलाएगा। 20वां सवाल देखिए सर, एंटरप्रेन्योर फंड्स इज स्टार्टअप आउट ऑफ हिज पर्सनल सेविंग्स एंड रिसोर्सेज, सो द टर्म यूज फॉर दिस वे टू फंड स्टार्टअप इज कॉल्ड बूट स्ट्रैपिंग। सर याद रखिएगा इसको कि अपने रिसोर्सेज से, अगर वो पर्सनल सेविंग से, रिसोर्सेज से फंड करता है तो उसको हम बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं। ट्रेडमार्क किससे रिलेटेड है सर, ट्रेडमार्क रिलेटेड है भाई साहब, ध्यान से देखिएगा कि जो ट्रेडमार्क रिलेट्स टू ब्रांड आइडेंटिटी, समझ गए, प्रैक्टिस एंड नॉलेज अक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इन्फॉर्मेशन ऑफ कमर्शियल वैल्यू, राइट टू रिप्रोड्यूस वंस ओन ओरिजिनल वर्क। नहीं, ट्रेडमार्क जो है वो रिलेटेड है ब्रांड आइडेंटिटी से। व्हाट प्रोटेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट। तो अगर कोई भी आर्टिस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करता है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसा प्रोटेक्शन उसका होता है, तो सर ये होता है कॉपीराइट, समझ गए। अगर कोई आर्टिस्ट है, उसने अगर अपनी कोई चीज़ क्रिएट करी है, मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है, मकबूल फ़िदा हुसैन ने कोई पेंटिंग बनाई है, तो उस पेंटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून है वो है कॉपीराइट एक्ट, ठीक है। तो कॉपीराइट। व्हाट प्रोटेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय डिजाइनर, द आंसर इज रजिस्टर्ड डिजाइन। व्हाट प्रोटेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय इन्वेंटर्स। अगर कोई इन्वेंटर है, कोई नया खोजी है जिसने अपना नया इन्वेंशन किया है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, किस चीज़ से प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसके इंटेलेक्ट को, उसके इन्वेंशन को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसके इन्वेंशन को सर। तो उसके इन्वेंशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा सर 24 का उत्तर आप ले लीजिए सी, पेटेंट, ठीक है ना। कोई भी इन्वेंशन हुआ है, कोई नया क्रिएशन हुआ है, तो वो पेटेंट के थ्रू वो प्रोटेक्टेड होता है। व्हाट डज अ ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट। अब ये है कि ट्रेडमार्क किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, तो सर ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करता है किसको, लोगोज, नेम्स एंड ब्रांड्स को। याद रखना है
क्योंकि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने ब्रांड की बात करी, तो यहाँ पर भी ब्रांड आया, और किसी में ब्रांड नहीं है तो लोगोज, नेम्स एंड ब्रांड्स। इफ अ कंपनी डेवलप्स अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट इम्प्रूव्स इट्स मेन प्रोडक्ट, एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप करती है जो इसके मेन प्रोडक्ट को अगर ये प्रोटेक्ट करती है, इसके मेन प्रोडक्ट को अगर ये इम्प्रूव करती है, सो व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन दे यूज टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम कॉपिंग देयर इन्वेंशन। ठीक है सर, तो भाई आपको पता ही है कि अगर नई चीज़ें आपने पैदा की हैं, नया तरीका आपने डेवलप किया है, तो इस सब के लिए पेटेंट आएगा, ना कॉपीराइट आएगा, ना रजिस्टर्ड डिज़ाइन आएगा, ना ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आएगा तो सिर्फ पेटेंट आएगा। हाउ लॉन्ग डू पेटेंट्स यूजुअली लास्ट फॉर, एक पेटेंट कितने सालों तक चलता है, यानी उस पेटेंट पे कितने सालों तक आप जीवन निर्वाह कर सकते हो भाई, है ना, कितने सालों तक आप ही की अथॉरिटी रहेगी उसका इस्तेमाल करने का। तो ये देखेंगे, ये रहता है 20 साल तक, 20 ईयर्स के लिए, भारत की बात कर रहा हूँ मैं। इमेजिन अ स्पोर्ट्स टीम सेट्स अप अ कंपनी टू सेल इट्स ओन रेंज ऑफ क्लॉथ्स, तो एक स्पोर्ट्स टीम ने अपनी एक कंपनी बनाई जो अपने रेंज ऑफ क्लॉथ्स बेचेगी। What type of intellectual property can the team use to show that the clothes are made by them? तो किस टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो टीम यूज़ करे ताकि उसका जो डिज़ाइन है या जो कुछ भी हो प्रोटेक्टेड रहे। तो सर ट्रेडमार्क होगा, क्योंकि ना कॉपीराइट होगा, ना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ना पेटेंट, सिंपली ट्रेडमार्क होएगा। तो ऑन रेंज ऑफ क्लॉथ्स व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन द टीम यूज टू शो दैट द क्लॉथ्स आर मेड बाय देम, तो वहाँ पर उसका लोगो होएगा ना, डिज़ाइन होगा ना। ठीक है, तो देशों में ये जो कॉपीराइट है वो कितने सालों तक टिकता है, कितने सालों तक टिकेगा, कितने सालों तक आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो इन मोस्ट कंट्रीज हाउ लॉन्ग डज कॉपीराइट लास्ट फॉर, तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो कॉपीराइट है वो आपका जो है 10 years after the creation of work, 50 years after the creation of work, 10 years after the death of the person who created that work, 50 years after the death of the person who created that work। सर ये वाला होगा, याद रखना, ये इन्फॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा, ये आप यूं ही तुक्के से काम नहीं खेल सकते। आपको पता है ना कि भाई मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं, ठीक है ना, हर क्वेश्चन के लिए 5 नंबर है, तो एक गलती के लिए 1 नंबर डिडक्ट भी होता है, इसलिए ध्यान रखना है ना। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस कैन बी रजिस्टर्ड इन इंडिया, जो भारत है, भारत में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को किस चीज़ के लिए रजिस्टर किया जा सकता है, गुड्स के लिए, नॉट फॉर सर्विसेज, ओनली फॉर गुड्स। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस कि भाई ये नागपुर के ये जो है ये कश्मीर का सेब है, ये शिमले का सेब है, ये हिमाचल मतलब शिमले का सेब है, ये कश्मीर का सेब है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिर्फ गुड्स के लिए कर सकते हो। ये कश्मीर का पश्मीना शॉल है, आप ऐसे कर सकते हो। अ न्यू वे टू प्रोसेस मिल्क सो दैट देयर इज नो फैट इन एनी चीज मेड फ्रॉम इट, स्टेट द एरिया ऑफ IP लॉ दैट वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द प्रोटेक्शन। मिल्क को प्रोसेस करना है और प्रोसेस करके इस तरीके से करना है कि इससे बना हुआ जो चीज़ है उस चीज़ में कम से कम फैट हो। इसके लिए कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा, सर पेटेंट होगा, क्योंकि नया तरीका आप ढूंढ रहे हो। जो भी कोई मेथड, कोई प्रोसेस आप नया इन्वेंट करोगे उसके लिए पेटेंट आ जाएगा। टेक्निकल इन्वेंशंस हैं ये। Why should an entrepreneur do a feasibility study for starting a new venture? क्यों करना चाहिए, क्यों उसे एक feasibility study करना चाहिए नया वेंचर शुरुआत करने में? तो दोस्तों देखो, to see if there are possible barriers, to identify possible source of funds, to estimate the expected sales, to explore potential customers। इसको ध्यान से आप अगर अपने ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको सबसे अच्छा उत्तर लगेगा ए, कि to see if there are possible barriers to सक्सेस। इसलिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है कि भाई ये पॉसिबल है कि नहीं है, या अगर इसमें कहाँ कहाँ रुकावटें आ सकती हैं, उन रुकावटों को हम पहले ही समझ जाएंगे तो हम उसको दूर कर लेंगे स्टार्ट करने से पहले। 33 में देखेंगे EDP यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू हेल्प, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करती है, किस चीज़ में मदद करती है सर? तो हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स is required to help first generation entrepreneurs, so is required to help first generation entrepreneurs। इसी तरीके से आप 34 पे आ जाएंगे सर। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन गिवन टू बिकम एंटरप्रेन्योर? क्या कॉमन रीजन है ना, यो टू बी योर ओन बॉस। क्या कॉमन रीजन है? आप अपने बॉस खुद होंगे, सारा कुछ निर्धारण खुद करेंगे भाई।
वेंचर कैपिटल इज कंसर्न विद, वेंचर कैपिटल किससे जुड़ा हुआ है? इनमें से अपने ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे कि अ न्यू प्रोजेक्ट हैविंग पोटेंशियल फॉर अ हायर प्रॉफिट, या आप देखेंगे अ न्यू प्रोजेक्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, अ न्यू प्रोजेक्ट हैविंग अ हाई रिस्क। सर अभी कुछ देर पहले हमने एक प्रश्न किया था जिसमें ये तीनों चीज़ें आई थी और हमने वेंचर कैपिटल फॉर्म लिया था, तो सर कहेंगे हम ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में 35 क्वेश्चंस हमने अभी तक डील किए और इससे बाहर मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा कुछ भी। यही 35 क्वेश्चंस अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार कर लेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट समझ लीजिए कि कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका प्रॉपर उत्तर भी आपको दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद, बाय फॉर द डे। राइट गाइस।